कल हमने हंट सीरीज़ का फ़ेज़ 1 रिवाइज़ किया था और आप देख सकते हो चैनल पे मैंने सारी वीडियो कंपाइल करके डाल दी है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसको रिवाइज़ कर लेना। उस वीडियो को आप 2x पे भी देखोगे तो 3 घंटे में आपकी पूरी वीडियो रिवाइज़ हो जाएगी और जो भी हाईलाइटिंग टॉपिक्स हैं यूपीएससी के एक बार आपके नज़र के नीचे से निकल जाएंगे, चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगी। तो मान लो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आए तब वो आपका गलत नहीं होगा। वो फ़ेज़ 1 था, ये फ़ेज़ 2 है हंट सीरीज़ का। इसमें हम मेटा एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज़ जो हमने किया था, जो हमने क्वेश्चन डिडक्शन प्रिंसिपल देखे थे 20-25, उन सबको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका दिमाग जो है ना वो एक्टिवली काम करे। ऑप्शंस को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के उसके पीछे जो मीनिंग होता है आप उसको समझ पाओ। हंट सीरीज़ का फ़ेज़ 1 प्लस फ़ेज़ 2 रिवाइज़ कर लिए तो कम से कम 40 से 50 मार्क्स आप यहीं से स्कोर कर लोगे। डैट इज़ वाई लास्ट मोमेंट में सब एक बार फटाफट रिवाइज़ कर लेना। आगे बढ़ने से पहले 16 तारीख को लेके आपके एग्ज़ाम के दिन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूँगा, तो आप उसको ध्यान से सुनना। आई नो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी पेपर की, कि पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा रहेगा, जो हम पढ़ के जा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चीज़ ना सबके साथ होती है। वैसे मैं आज रात या फिर कल सुबह आपसे डिटेल में बात करूँगा कि आपको डी डे के दिन 16 तारीख के दिन अप्रोच कैसे लेके चलनी है और मान लो पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो क्या करना है। बट आप एक बात याद रखना, इवन आज से आप अपने जहन में ये चीज़ बार बार रिपीट कर लो कि पेपर चाहे कितना भी अनएक्सपेक्टेड आ जाए, डिफ़िकल्ट आ जाए, आपको अपना डिमीनर, आपको खुद को काम रखना है। पेपर में पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पेपर टफ़ आएगा, पेपर अजीब आएगा, पेपर वेग आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी। 2023 का पेपर देख के आपको एक लेवल तो पता चल गया कि 2023 के लेवल का पेपर आएगा तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अपने दिमाग में ये बार बार रीआइट्रेट करते रहना, बार बार खुद से बोलते रहना कि पेपर चाहे कैसा भी आ जाए मुझे काम रहना है, क्योंकि जब आप काम रहोगे तभी आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे। बिकॉज जब पेपर वेग आता है, जब पेपर टफ़ आता है तो उस टाइम ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उस टाइम ये मैटर करता है कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, उसमें से कितने सही किए। तो आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी, इसीलिए आपका काम होना, कंपोज होना बहुत ज़रूरी है। जब पेपर आपके सामने आएगा तो मेरी इस बात को अपने दिमाग में बार बार घुमाते रहना कि कोई है जिसने ये कहा है कि मुझे काम रहना है, कंपोज रहना है, तभी मैं अपना 200% दे पाऊँगा। मैंने बहुत लोग को देखा है जो एग्ज़ाम से पहले बहुत मेहनत करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन पेपर देख के एग्ज़ाम में जाके इतना डर जाते हैं, इतना पैनिक कर जाते हैं कि आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। डैट इज़ वाई खुद को एकदम शांत रखना। जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बस जो आपने पढ़ा है उसको आपको इफ़ेक्टिवली एग्ज़ाम में अप्लाई करना है और इसी एप्लीकेशन के लिए आपको अपना दिमाग काम रखना होगा। नाउ चलो हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। एक बार आप सारे डिडक्शन प्रिंसिपल्स को देख लोगे तो आप इससे यूज़ टू हो जाओगे और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को देख के ऑटोमेटिक आपका दिमाग रन करेगा। और जो जो प्रिंसिपल्स मैं आपको दिखाते जाऊँगा, आपको समझाते जाऊँगा, जो हम रिवाइज़ करते जाएंगे, उसका एप्लीकेशन 2023 में कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उसको भी देखते जाएंगे ताकि जो आपका अप्रोच है वो क्लियर हो। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यू से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले हम कुछ बहुत बेसिक बात कर लेते हैं, क्योंकि यही हम सिली मिस्टेक कर देते हैं तो हमारे 2-4 क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये देखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। कई बार पेपर में जो इनकरेक्ट पूछता है उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखता है, बट उसके बावजूद भी आप इनकरेक्ट को एक बॉक्स में बना देना ताकि ये चीज़ आपके सामने हाईलाइटेड रहे कि पेपर में पूछ क्या रहा है। सब कुछ करने के बाद, आंसर निकालने के बाद हम गलत मार्क कर देते हैं। पूछता है इनकरेक्ट और मार्क कर देते हैं हम करेक्ट। तो ये ना छोटी मोटी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे इनकरेक्ट पूछे या करेक्ट पूछे, उसको आप ऐसे बॉक्स बना लेना। दूसरी चीज़ ये कि सारे ऑप्शंस पढ़ना। कई बार ऐसा होता है, कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि पहला ऑप्शन पढ़ने के बाद हमको लगेगा कि यही सही है, बट जो राइट आंसर है या फिर जो ज़्यादा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होता है, ऑप्शन नंबर 3 होता है। इसीलिए पहला पढ़ के भी आपको लगेगा कि ये सही है तो होल्ड करना, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ना, फिर देखना कि चारों में से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। इसके बाद कीवर्ड्स पे बहुत फोकस करना। क्वेश्चन पेपर में, ऑप्शंस में आपको बहुत से कीवर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? इस क्वेश्चन में कीवर्ड जो है ना वो मार्शलैंड है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी के अराउंड ये पूरा क्वेश्चन घूम रहा है। इसीलिए पेपर में जो भी कीवर्ड्स आएंगे, क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड्स होंगे, उन पे ध्यान रखना। और थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है ना कि जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है उसमें कई बार चीज़ें बहुत ही ईजी वे में लिखी होती हैं। जैसे यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन आया था 2023 में, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज़ अ ट्रीटी डेट। इसमें आप सेकंड देखो और थर्ड देखो।
सेकंड में क्या बोल रहा है, मेक्स द यूरोपियन कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। यहाँ देखो मेक्स कह रहा है, और थर्ड में क्या कह रहा है, इनेबल्स द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इनेबल्स कह रहा है, बट इसी का अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ोगे यहाँ देखो, तो चाहे मेक्स कहे या फिर इनेबल कहे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ देखो सुकर बनाती है, सुकर बनाती है, इसका मतलब यूपीएससी ना मेक्स और इनेबल को एक ही मान के चल रहा है। कई बार पेपर में हमको ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये दो अलग अलग टर्म है, तो हो सकता है इसका दो अलग अलग मीनिंग हो, तो इस केस में आप एक बार हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेना। ये तो रही आपकी बेसिक गाइडलाइंस, और आप बस इसको भी फॉलो करके आओगे तब भी पेपर में आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। और जहाँ कट ऑफ 75 76 जा रही है, वहाँ 1-2 क्वेश्चन का फ़ायदा होना मतलब कि 2 से 4 मार्क्स का फ़ायदा होना, आप हज़ारों बच्चों से आगे निकल आओगे। डैट इज़ वाई जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको पेपर में इनकलकेट करना। हो सके तो इस वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ताकि चीज़ें आप इंटरनलाइज़ कर लो ना। सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल था कि PYQs आर इनफेलिएबल। PYQs आप करके जा रहे हो, और ट्रस्ट मी पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको 4 से 5 क्वेश्चन PYQ से ही मिलेगा। या तो PYQ के थीम से मिलेगा, या तो हो सकता है PYQ के जो ऑप्शंस है ना उनसे ही क्वेश्चन बन के आ जाए। इसीलिए आप क्या करना, आपके पास आज का दिन है और कल का दिन है, आप एटलीस्ट 5-6 साल का PYQs एक बार फिर से देख लो, ऑप्शंस याद कर लो कि किस PYQ में क्या पूछ रहा है और उसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना वो 2013 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इवन जो ऑप्शंस है उनको भी यूपीएससी ने चेंज नहीं किया, स्टेटमेंट 1 भी वही है, 2 भी वही है, 3 भी वही है। उसी तरह ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2019 में आया था और ये 2021 में आया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इवन यहाँ पे भी जो राइट ऑप्शन था ना वो बी था, इंक्रीज़ इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे देखो सी है, इंक्रीज़ इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। ऑप्शंस के वर्डिंग तक को यूपीएससी ने सेम रखा है। डैट इज़ वाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप आराम से PYQ रिवाइज कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, चीज़ें आपको याद नहीं आ रही हैं, जो पढ़े हो आप वो भूल रहे हो, तो आप PYQs देखो। कई बार ऐसा भी होता है कि PYQs हम इतने बार देख लेते हैं कि चीज़ें हमको याद आ जाती हैं, तो कोई बात नहीं है ना, आप PYQs देखते रहो, जितने बार भी आप देखोगे आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा। यूपीएससी कैसे ऑप्शंस फ्रेम कर रहा है, यूपीएससी कैसे वर्ड को ट्विस्ट कर रहा है, यूपीएससी कौन सा सही कर रहा है, कौन सा गलत कर रहा है। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, प्री को क्लियर करने के लिए जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो भी ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट होते हैं, जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे आपको स्टेटमेंट अगर पेपर में मिले, वहाँ पे थोड़ा पॉज लो, पूरे स्टेटमेंट को आप फिर से पढ़ो, देखो ये स्टेटमेंट मीनिंग क्या बना रहा है। सिर्फ नो या फिर एक्सट्रीम वर्ड दे के आपको चीज़ें नहीं कर देनी है, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है आपको ये फिगर आउट करना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने ये स्टेटमेंट आ जाए कि देयर इज़ नो ST पॉपुलेशन इन दिल्ली, तो देखो यहाँ पे नो देख के ऐसे आपको काट नहीं देना है कि यार ये एक्सट्रीम है, नो है, एक ना एक शेड्यूल ट्राइब तो दिल्ली में रहेगा, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनको नोटिफाई करते हैं प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब अगर दिल्ली में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, सो दैट मीन्स कि शेड्यूल ट्राइब दिल्ली में नोटिफाई नहीं किया गया है। उसी तरह पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पौंडीचेरी में, यहाँ पे देयर इज़ नो नोटिफाइड ST पॉपुलेशन। तो आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ के उसका मतलब समझना है, सिर्फ एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख के आपको काट नहीं देना है। फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को भी देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट 2 देखो, हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरियाज़। तो किन एरियाज़ की बात कर रहा है, कम्युनिटी रिजर्व की बात कर रहा है, और यहाँ पे नॉट है, नो हो गया, नॉट हो गया, एक तरह से एक्सट्रीम वर्ड है। बट यहाँ पे आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है कि हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरिया। मान लो यहाँ से नॉट को हटा दिया जाता, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता कि हंटिंग इज़ अलाउड इन सच एरिया। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी कभी देगा, और होता भी है तो एक्सट्रीम एरिया में होता है। इवन जो वर्मिस होते हैं ना, जिनको हंट किया जा सकता है, उनको आप तभी हंट कर सकते हो जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। इसीलिए किसी भी स्टेटमेंट को, चाहे वो एक्सट्रीम ही क्यों ना हो, पूरे एंटायरिटी में पढ़ना, ये देखना कि वो कोई मतलब बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे यहीं पे आप एग्जांपल देख लो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे आप स्टेटमेंट 2 देखो, मार्सुपियल कैन थ्राइव्स ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स। अब देखो ये पूरे में पढ़ोगे, पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे, तब ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। हमको मान लो ये तो नहीं पता कि मार्सुपियल माउंटेन में ही थ्राइव करता है कि नहीं करता है, बट इतना तो अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका प्रेडेटर तो होगा ही। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की बात किया है। पहला बोल रहा है कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, दूसरा बोला है कि नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, तीसरा बोला नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड। अब यहाँ पे भी आप तीनों स्टेटमेंट को एंटायरिटी में पढ़ोगे
तो सी वाटर यूज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। ऐसा नहीं है कि सी वाटर यूज़ कर लेगा कोल थर्मल पावर प्लांट तो कुछ बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाएगी। कहीं कहीं जगह तो सी वाटर को ही फ़िल्टर करके डीसैलिनाइज करके लोग पीने का काम करते हैं, एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करना है तो क्यों नहीं यूज़ हो सकता। उसी तरह देखो, इंडिया में हर जगह पानी की समस्या है, तो ये बोलना कि कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो है वो किसी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये खुद में ही कितना एब्सर्ड है। और देखो, ये कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई एलिमिनेशन ट्रिक है, ये ना बेसिक डिडक्शन टेक्निक है जो यूपीएससी खुद चाहता है कि आपको पता हो। नहीं तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सारे थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानो कि कौन सा सी वाटर यूज़ करता है, कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा प्राइवेटली ओन्ड है, कौन सा पब्लिक ओन्ड है। नहीं, ना तो ये पॉसिबल है और ना ही इस बेसिस पे यूपीएससी आपको यहाँ पे चेक कर रहा है। तो हमने एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख ली। जब भी आपको एब्जर्ड लगे, जब भी आपको पेपर में ऐसे कीवर्ड्स मिले, तो वहाँ पे रुकना, थोड़ा सोचना, स्टेटमेंट देखना कि मीनिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसके बाद मूव ऑन करना। नेक्स्ट देखो, जब भी ट्विनिंग स्टेटमेंट आते हैं, मतलब दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट होते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही सही होता है। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ये भी 2023 का है। इसमें जो ऑप्शन बी और सी है ना, वो सिमिलर है। मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज, मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्विनिंग स्टेटमेंट है। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सेकंड देखो क्या बोला है, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन, थर्ड बोल रहा है लार्जेस्ट कंटेनर। दोनों में देखो लार्जेस्ट है, दोनों फैक्चुअल है, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ये चीज़ आप एग्जाम में याद रखना। नेक्स्ट देखो कि फर्स्ट अमंग इक्वल, इसकी बात हमने कर ही ली है कि जो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही होगा, जो स्टेटमेंट ब्रॉड होगा, जिसमें बाकी चीज़ सब्ज्यूम हो जाएगी, आप उसको चूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। मोटा मोटा यहाँ पे हम दो चीज़ तो एलिमिनेट कर लेते, हम बी एलिमिनेट कर लेते और डी एलिमिनेट कर लेते। हम फंसते तो कहाँ फंसते, ए और सी में। ए बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और सी बोल रहा है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, इसके अंदर ही फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी आ जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ये आपका आर्टिकल 142 में भी दिया गया है। तो जो चीज़ ब्रॉड होगा, जो ज़्यादा सही होगा, आप उसको चूज़ करना। इसके बाद ओवर एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस, आपको बहुत ज़्यादा हेयर स्प्लिटिंग नहीं करना है, बाल की खाल नहीं निकालनी है। फेस वैल्यू को देख के, स्टेटमेंट को देख के आपको ये लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट सही ही होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, तो ज़बरदस्ती इसको गलत नहीं बनाना है। उसी तरह सेकंड देखो, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। कार्बन मार्केट को सेटअप करने में गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। जब आप कार्बन के इनपुट्स खरीदते हो, बेचते हो, तो गवर्नमेंट का रोल वहाँ पे आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू, गवर्नमेंट कमीशन के थ्रू पैसे कमाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्टेट को रिसोर्स ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये भी बहुत ही सीधा स्टेटमेंट है, तो ज़बरदस्ती आपको एक्स्ट्रा सोच के इसको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, कई बार जो स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि ये हो सकता है बट ये नहीं हो सकता, ये होगा बट ये नहीं होगा, बट लगा के, वाइल लगा के, एज वेल एज लगा के, वेयर एज लगा के जब स्टेटमेंट बनाता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि वो स्टेटमेंट गलत होता है। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि पहला पार्ट तो सही देता है बट बाद का पार्ट जो है गलत दे देता है। हम पहला पार्ट तो पढ़ लेते हैं, हमको सही लगता है, हम टिक कर देते हैं, बट जो मेन खेल होता है वो सेकंड पार्ट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 21 जो था कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इन्वेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। अब यहाँ बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, बट डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल रहेगा। पहली बात आप ये सोचो कि बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को एग्जेम्प्ट करेगी, और गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में टैक्स का एग्जेम्पशन तभी देगी जब गवर्नमेंट चाहेगी कि इसको बहुत प्रमोट किया जाए। फॉर एग्जांपल आप ये पढ़े होंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कुछ आपको टैक्स का कंसेशन मिलेगा, तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्रमोट हो। क्योंकि देखो, अगर से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स का एग्जेम्पशन देगी, डैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है, स्टेट का जो एक्सचेकर है, उसमें नुकसान होगा। और गवर्नमेंट नुकसान तभी सह सकती है जब गवर्नमेंट को उस नुकसान की वजह से फ़ायदा ज़्यादा दिखे। फॉर एग्जांपल 2022 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का। वहाँ भी एक ऐसा स्टेटमेंट था कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में जो इन्वेस्टर रहेंगे उनको जो कैपिटल गेन होगा, जो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो क्यों टैक्सेबल नहीं होगा? इतने आसानी से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को छोड़ती नहीं है। देखो, यहाँ पे मैं आपको ना चीज़ें समझा भी रहा हूँ, लॉजिक समझा भी रहा हूँ कि कोई चीज़ क्यों सही हो सकता है, क्यों गलत हो सकता है। और एग्ज़ाम में जब भी आप स्टेटमेंट देखो, एग्ज़ाम में जब आपको लॉजिक लगाना हो तो ऐसे ही सोचना। नेक्स्ट देखो, तो ये हमने देख लिया कि जब भी ऐसा रहेगा, बट रहेगा, वाइल रहेगा, एज वेल एज रहेगा, वेयर एज रहेगा, तो नॉर्मली स्टेटमेंट जो होते हैं वो गलत होते हैं। इसके बाद देखो,
जो यूपीएससी है, यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनर है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव को, गवर्नमेंट को बहुत ही रेस्पेक्ट देगा। कभी ये नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है वो ख़राब है, गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव ये नहीं कर सकता, वो कर सकता है। अगर एक जेनरिक स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है, तो 99% चांस है कि वो स्टेटमेंट आपका सही होता है। एग्ज़ामिनर आपको फंसा कहाँ सकता है कि मान लो स्कीम के ऑब्जेक्टिव में आपको कोई फैक्ट दे दिया, जो स्कीम्स के बेनिफिशियरीज़ है वहाँ आपको फंसा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 51, जननी सुरक्षा योजना का यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव दिया है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग्स पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। थर्ड बोल रहा है इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। फोर्थ बोल रहा है इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज। तो देखो फोर्थ में ना 1 ईयर ऑफ एज दे के फंसा दिया है, बट वहीं आप सेकंड और थर्ड देखोगे तो बहुत जेनरिक है। इनफैक्ट जो सेकंड है उसको थर्ड कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जो भी जेनरिक स्टेटमेंट रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, गवर्नमेंट को पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा, तो वो आपका सही रहता है। नेक्स्ट देखो, अगर आपको ऑप्शन में ऐसे स्टेटमेंट मिले, और ये सिर्फ जीएस के लिए नहीं लागू है, ये सीसेट के लिए भी लागू है, डिसेंट्रलाइजेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबिलिटी, हार्मोनाइज, डेमोक्रेटाइज, तो ये स्टेटमेंट ना 99% चांस है कि वो सही होते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हैं वो किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव लाइट में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, बी और सी मैंने बताया था कि ये दोनों सही हो सकते हैं क्योंकि ये ट्विनिंग स्टेटमेंट है। बी में सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज की बात कर रहा है और सी में सरेंडर की बात कर रहा है। अब ये बताओ कि दोनों में से जो एक्सट्रीम है, दोनों में से जो रूड स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ये हुआ या फिर ये हुआ। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी पूछ रहा है तो कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट होगा ये, प्लस नाम से भी आप डिसाइफर कर सकते हो, स्मॉल फार्मर्स की बात कर रहा है, लार्ज फील्ड्स की बात कर रहा है, डैट मीन्स कुछ पॉजिटिव चीज़ हो रही है, तो जो इसका इफेक्ट रहेगा वो भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखो, साइंस का जो एप्लीकेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मान लो कोई एप्लीकेशन बेस्ड आता है कि भाई ड्रोन से क्या होता है, 3D से क्या होता है, 4D से क्या होता है। यहाँ पे ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इनका जो पोटेंशियल है, इनका जो रीच है वो अनलिमिटेड होगा। आगे फ्यूचर में क्या कर जाएंगे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस के जो पोटेंशियल है उनको आप अनलिमिटेड लेके चला करो। यहाँ भी देखो 2023 में पूछा था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो ये तीनों सही था। इट कैन बी डायरेक्टली यूज एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट एंड पावर जनरेशन, इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। उसी तरह यहाँ भी देखो, ये भी आपका ग्रीन हाइड्रोजन पे था, इज़ एक्सपेक्टेड। अब देखो यहाँ पे ना टर्म्स देखा करो क्या है, जो मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा था कि आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, इज़ एक्सपेक्टेड। यहाँ पे बोल रहा है कि ये कर सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है, और साइंस एंड टेक में पॉसिबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है। ये क्वेश्चन नो ब्रेनर था, ये क्वेश्चन +2 देने के लिए बना ही था। नाउ नेक्स्ट वन देखो, यूपीएससी हमेशा नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव लाइट में दिखाता है, पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिव लाइट में दिखाता है, और ये फैक्ट, ये थंब रूल आप जहन में उतार लो, क्योंकि बहुत जगह ये काम देगा। इंडिया में जब कॉलोनियल रूल था, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे, तो इनको हमेशा यूपीएससी नेगेटिव लाइट में दिखाएगा, चाहे ब्रिटिशर्स कुछ भी करके गए हों, रोड बना के गए हों, रेलवे बना के गए हों, बट ये सारी चीज़ें वो अपने फ़ायदे के लिए किए थे। तो यूपीएससी कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि रोड बनाया, रेलवे बनाया तो इंडियंस की डेवलपमेंट के लिए, इंडियंस के बेनिफिट के लिए, नहीं, सब काम वो अपने बेनिफिट के लिए किए। इसीलिए जो नेगेटिव चीज़ है यूपीएससी हमेशा उनको नेगेटिव लाइट में दिखाएगा, और जो पॉजिटिव चीज़ है यूपीएससी हमेशा उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा। 2023 से आप एग्जांपल देख लो, यहाँ पे आया था ना रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, रीसर्कुलेटिंग की बात कर रहा है, बायोफिल्टर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहला बोल रहा है कि बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइटन फिश फीड, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन, तो फॉस्फोरस इंक्रीज कर रहा है वाटर में। डैट मीन्स ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज फॉस्फोरस बढ़ जाएगा, मैग्नीशियम बढ़ जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ जाएंगे, तो एल्गल बूम की समस्या आ सकती है। इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाता है। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ जाता है, ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत जगह काम आएगा ये। नेक्स्ट वन देखो, वर्ड एसोसिएशन, जब भी आपको एक सिंगल कीवर्ड दे और कीवर्ड का मतलब पूछे तो कीवर्ड्स को आप तोड़ के देखा करो। फॉर एग्जांपल इसी साल क्वेश्चन आया था एरियल मेटाजिनोमिक्स, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, तो इसको आप तोड़ो। एरियल मतलब होता है एयर होता है, मेटाजिनोमिक्स मतलब डीएनए होता है, जीन्स होता है। अब यहाँ पे देखो कि क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं,
उसी तरह यहाँ पे देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, यहाँ पे देखो माइक्रो सैटेलाइट बोल रहा है तो कुछ सूक्ष्म चीज़ों की बात कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहा है। यहाँ पे डीएनए की बात कर रहा है। अब देखो इससे मिलता जुलता यहाँ पे क्या सही है। जैसे देखो एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है, तो यहाँ नाम से जाहिर है कि कार्बन के कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है। मतलब जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना कि यू हैव टू पे द प्राइस, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि कार्बन जो हम लोग इतना एमिट कर रहे हैं उसका सोशल कॉस्ट क्या है। अब जितने भी ऑप्शंस आप पढ़ोगे जो सबसे सटीक ऑप्शन बैठेगा वो यही बैठेगा, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर। यही आपका खामियाजा भुगतना होता है, यही सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन होता है। तो इस तरह आप जो स्टेटमेंट होता है उसको तो तोड़ के देखा करो, क्योंकि सिंगल वर्ड का आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है तो कोई डेफिनेशन बनता है, कोई मीनिंग बनती है तो वर्ड से ही बनती है, वर्ड को ही तोड़ के बनती है। नेक्स्ट देखो, जब भी कोई माइल्ड या फिर जेनरिक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे कोई एब्सर्डिटी नहीं होती है वो नॉर्मली स्टेटमेंट सही होता है। जिस स्टेटमेंट में आपको पॉसिबिलिटी दिखाए, जैसे कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, वन ऑफ दी हो सकता है, सब की बात नहीं कह रहा है, ये वन ऑफ दी की बात कह रहा है। इंस्पायर्ड बाई, रिफ्लेक्टेड इन, सम टाइम, पॉसिबली, लेस देन। जैसे देखो इस बार ही कुछ क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे आपसे पूछा था ना, जैसे कैन भी हो गया पॉसिबिलिटी, कैन भी पॉसिबिलिटी, कैन भी पॉसिबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 क्या पूछा था, स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड। यहाँ पे ना वन ऑफ दी कह रहा है, एग्जैक्टली यहाँ नहीं बोल रहा है कि फर्स्ट है सेकंड है, वन ऑफ दी है। बट वहीं स्टेटमेंट 2 में एग्जैक्टली बता रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। उसी तरह यहाँ देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा इज़ वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटी। तो वन ऑफ द प्रायोरिटी कह रहा है, ओनली प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं कह रहा है। ये बहुत ही माइल्ड स्टेटमेंट है, ये आपका सही होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो माइल्ड स्टेटमेंट होते हैं जो पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं वो सही होते हैं। नेक्स्ट देखो, जिन भी बॉडी के सामने अथॉरिटी लगा होता है वो किसी एक्ट से बने होते हैं, और चूंकि वो एक्ट से बने हैं इसीलिए वो स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, ये आप याद रखना। इसका मैंने आपको बहुत एग्जांपल दिखाया था। जैसे यहाँ देखो, अपेडा हो गया अथॉरिटी, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एरा, कारा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जू अथॉरिटी, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहाई हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया। तो ये सारे जो है ना अथॉरिटी हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप करेक्ट कर लो, ये नेशनल लॉ कमीशन नहीं होगा, ये आपका बार काउंसिल होगा। जो बार काउंसिल है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो नेशनल लॉ कमीशन है उसको नोटिफिकेशन के थ्रू सेटअप किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन जब भी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछे कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, मेंशन है, या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है, तो नॉर्मली ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं आपके गलत होते हैं। क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ डायरेक्शन देता है, एक्सप्लिसिटली हर चीज़ को डिफाइन नहीं करता है। इस बार भी आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे कीवर्ड क्या था, यहाँ पे कीवर्ड एफिशिएंसी था, और आपका सेकंड बोल रहा है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हुआ, तो सी हुआ। और मैंने आपको ये भी कराया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और यूपीएससी कहाँ से आपको फंसा सकती है, ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो देखने में सही लगते हैं बट एक्चुअली वो गलत होते हैं। नेक्स्ट वन देखो, पेपर में आपको बहुत से फैक्ट ऐसे दिखेंगे जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। इवन आप क्या, एग्जामिनर भी उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। जब किसी फैक्ट को आप वेरीफाई नहीं कर पाओ तो आप पुख्ता से, आप श्योरिटी से नहीं बता सकते हो कि ये चीज़ नहीं हो सकता। इसीलिए वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलोगे कि ये चीज़ सही होता है। जैसे ही आप यही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला था मर्करी पॉल्यूशन के बारे में। पहला बोल रहा है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज़ अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन। दूसरा बोल रहा है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉजेज मर्करी पॉल्यूशन। अब आप ये दोनों स्टेटमेंट देखो, गोल्ड माइनिंग से 100 चीज़ें निकलती होंगी, आप ये 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो कि गोल्ड माइनिंग से ये नहीं निकलता, वो नहीं निकलता। उसी तरह कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से भी 100 चीज़ें निकलती हैं, 100 टाइप के गैसेस निकलते हैं, तो मर्करी नहीं निकलता, ये बोलना बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है। इवन कोई चीज़ नहीं भी निकलता होगा ना, तब भी उस पर स्टडी होती रहेगी कि कुछ स्टडी ने ये शो किया है, कुछ स्टडी ने ये शो किया है। कभी ये बात कोई पुख्ता से बोल ही नहीं सकता कि आप कोई कंबशन कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री सेटअप की हो और जो हार्मफुल गैसेस वहाँ से निकलती है उसमें ये निकलता है बट ये नहीं निकलता है। उसी तरह मान लो हिस्ट्री में कभी ये आपसे बोले कि ये राइटर, ये फॉरेन ट्रैवलर ने अपनी बुक में ये लिखा है, अपनी बुक में ये लिखा है, तो आप एक बात बताओ कि एग्जामिनर जो है वो हर बुक जाके तो नहीं पढ़ सकता कि वो सारी बुक पढ़ के ये बताए कि उसने देखो ये नहीं लिखा था। हिस्ट्री में किसने क्या लिखा है ये बताना ईजी है, बट हिस्ट्री में किसने क्या नहीं लिखा है ये बताना बहुत टफ है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला है कि पोर्चुगीज़ राइटर नूनीज़ ने क्या क्या लिखा है वुमेन्स इन विजयनगर एम्पायर के बारे में, किन किन एरियाज़ में वो एक्सपर्ट थी।
तो यहाँ पे वो सभी एरिया में एक्सपर्ट थी। उसी तरह आप यहाँ पे देखो, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाई अल बिरूनी। तो अल बिरूनी ने ना 100 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया होगा। अब ये बोलना कि अल बिरूनी ने सोमनाथ टेम्पल का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है। कई चीज़ आप डायरेक्टली नहीं पढ़े होगे, बट इनडायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, 2023 के पेपर में आपको काफ़ी असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन मिले, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो काफ़ी ईजी होते हैं। क्योंकि देखो, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप एक भी स्टेटमेंट गलत कर लिए तो आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक ना एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत ही होता है। और मान लो आप स्टेटमेंट गलत नहीं कर पाए तो आप क्या करो कि इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लगा के देखा करो कि ये स्टेटमेंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे बोल रहा है उसका ये रीज़न है कि नहीं है। एकदम एब्सर्ड बोलेगा, ये जो है इसको डिफ़ाइन नहीं करेगा, तब आप कहोगे कि ये गलत है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि नॉर्मली हम पढ़ के जाते हैं या फिर हम PYQ सॉल्व किए हैं, तो PYQ में क्या हुआ है कि जो ऑप्शन ए है वो क्या है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। बी क्या बोलता है, दोनों सही है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या होता है कभी कभी एग्ज़ाम में ना, ये जो रहेगा इसको ऑप्शन ए कर देगा और ये जो रहेगा इसको ऑप्शन बी कर देगा। मतलब ऑप्शन ये कहेगा कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, बट स्टेटमेंट 2 1 को एक्सप्लेन नहीं करता। और वहीं बी कह देगा बदल के कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है और 2 जो है 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसीलिए आप ऑप्शन पढ़ना, आपने PYQ सॉल्व किया है, आपको पता है कि ए क्या बोलता है बी क्या बोलता है, उस बेसिस पे जाकर टिक मत कर देना। आप पूरा पढ़ना कि ए क्या कह रहा है और बी क्या कह रहा है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट रिज़ल्ट में इसका लार्जर इम्पैक्ट दिखता है। उसी तरह नेक्स्ट देखो आप, फाइंड दी ऑड वन आउट। पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन रहे और उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन रहे जो सबसे अलग स्टैंड आउट कर रहा है, सबसे अलग ही दिख रहा है। तो काफ़ी चांस है कि जो आपका लास्ट ऑप्शन है, जो आपका सबसे अलग ऑप्शन है, वो सही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस क्वेश्चन को देखो, इलेमेनाइट एंड र्यूटाइल। अब देखो ये कोई पढ़ के नहीं जाएगा, चाहे कितना भी आप रिवाइज़ कर लो, बट ये पढ़ना है कि इलेमेनाइट एंड र्यूटाइल जो है वो किसका रिच सोर्स है, वो कोई भी नहीं पढ़ के जा सकता। या तो आप इसको बिल्कुल छोड़ के आ जाओ, नहीं तो आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि ये जो 3 है वो एक सिमिलर टाइप का मिनरल है, बट जो टाइटेनियम है वो अलग ही चमक रहा है। इसी तरह आप 2022 का पेपर देखे होते जहाँ पे वोल्बाचिया मेथड पूछा था। अब यहाँ पे देखो ये 4 हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है कि कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटो। दूसरा बोल रहा है कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यू इनटू पैकिंग मटेरियल। तीसरा बोल रहा है प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। चौथा बोल रहा है प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। अब यहाँ पे आप दूसरा तीसरा चौथा देखो, सब ना किसी बायोमास से, किसी क्रॉप रेसिड्यू से, किसी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से रिलेटेड है, बट ए यहाँ पे जो है वो बिल्कुल अलग है। सो जो ऑप्शन अलग स्टैंड आउट करे, ऑड एंड आउट रहे, उस पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। नेक्स्ट देखो, वल्नरेबल स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है जिनको UPSC एग्जामिनर बहुत आराम से गलत कर सकता है। इनको गलत करने के लिए एग्जामिनर को सिर्फ एक टर्म बदलना रहेगा, एक कीवर्ड बदलना रहेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि पूरा स्टेटमेंट बदलो, पूरे स्टेटमेंट को रिफ्रेश करो, बट यहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ एक वर्ड बदल के आराम से पूरे स्टेटमेंट को गलत कर सकता है। कैसे गलत कर सकता है? या तो डेटा कुछ अलग दे दे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो वो गलत दे दे, किसी मिनिस्ट्री का नाम है तो वो गलत दे दे, किसी डिपार्टमेंट का नाम है तो वो गलत दे दे, ज्योग्राफी में किसी डायरेक्शन की बात कर रहा है, 10 डिग्री नॉर्थ 11 डिग्री साउथ, वो गलत दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी इसी साल आया था। पहला स्टेटमेंट तुमको पता है कि सही है, दूसरे में देखो सब कुछ सही है, बस यहाँ पे 60% की जगह 2 से 5% होता ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। एग्जामिनर को यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, बस ये नंबर चेंज कर दिया। उसी तरह आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन 51, यहाँ पे सिर्फ ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया और ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 52 देखो, अनीमिया मुक्त भारत के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट देखो, यहाँ पे कैल्शियम की जगह आयरन होता तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता। सिर्फ आयरन को चेंज करके एग्जामिनर ने यहाँ पे कैल्शियम रख दिया है, और ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना सिंपली लिखा है एनीमिया मुक्त भारत, और आपको पता है कि एनीमिया होता क्यों है, तो आयरन की डेफिशिएंसी से। ये बेसिक चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे कैल्शियम का क्या काम था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दे के बहुत आराम से पकड़ सकते हो कि एग्जामिनर कहाँ पे खेल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना कि डायरेक्ट डेटा जो दिया रहता है, जो कॉन्क्रीट डेटा दिया रहता है, वो तो गलत होने के चांस होते हैं, बट जो रेंज दिया रहता है ना, वो सही होने के चांस होते हैं। जब भी रेंज की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक 100 से 200 के बीच में, 320 से 520 के बीच में, तो जो ये रेंज दिया रहता है वो नॉर्मली सही होता है। नेक्स्ट में देखो, जो भी ट्रेंड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे ये बोल दिया कि कोई चीज़ जो है वो स्टेडली बढ़ रहा है, स्टेडली घट रहा है,
कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली घट रहा है, कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है, कॉन्टीन्यूसली घट रहा है। यहाँ पे आपसे बहुत अफर्मेटिव बात कर रहा है कि ये लगातार बढ़ते ही आ रहा है। नॉर्मली ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो गलत होते हैं। जैसे ये बोले कि कोई क्रॉप का एरिया अंडर कल्टीवेशन लगातार बढ़ रहा है, तो चांसेस है घट रहा है, क्योंकि एक साल भी घट जाएगा तो स्टेटमेंट तुरंत गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम में 1-2 साल का रेंज नहीं देगा, एग्ज़ाम में बोलेगा लास्ट 5 ईयर, लास्ट डेकेड, 10 साल, 5 साल का रेंज दे रहा है। और 5 या 10 साल में 1 साल भी घटा तो ये आपका जो ट्रेंड है ना तुरंत गलत हो जाएगा। इसीलिए एरिया का ट्रेंड दे, जीडीपी का ट्रेंड दे, कोई परसेंटेज दे, कोई ग्रोथ रेट दे, तो मैक्सिमम चांस है कि ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो गलत होते हैं। नेक्स्ट वन देखो, कई बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे 2 ऑप्शन जो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, एक दूसरे को निगेट करेगा। अगर पहला वाला सही होगा तो दूसरा गलत होगा, अगर दूसरा सही होगा तो पहला वाला गलत होगा। तब जब आपको ऐसे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिले तब आप ये मान सकते हो कि जो आंसर है इन दोनों में से ही कोई एक है। 2023 में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट प्रीवियस ईयर आप देखो, जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो ये 3-4 है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे टेंजिबल वेल्थ की बात कर रहा है, यहाँ पे इनटेंजिबल वेल्थ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो AIIB के बारे में बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि AIIB के जो मेंबर है वो 80 से ज़्यादा है, और यहीं पे तीसरा बोल रहा है कि जो AIIB है इसमें कोई भी मेंबर जो है वो आउटसाइड एशिया नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही होगा। बिकॉज अगर हम इसको सही मानते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एशिया में अप्रॉक्सीमेटली 50 देश हैं और यहाँ पे 80 की बात कर रहा है। डैट मीन्स कि जो बाकी मेंबर होंगे AIIB में वो आउटसाइड एशिया होंगे। तो ऐसे आप ऑप्शंस को डिड्यूस करना एग्ज़ाम में, जब भी आपको 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिखे वहाँ पे आप ये देखना कि दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। नेक्स्ट वन देखो, एक्सचेंज ऑफ ऑप्शंस। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर क्या करेगा ना, सब कुछ सही देगा बट जो मेन कीवर्ड रहेगा उसी को बदल देगा। इसका डेफिनेशन इसमें डाल देगा, इसका इसमें डाल देगा। इस बार भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे देखो, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल को लेके, यहाँ पे जो ये कप है ना, ये कप आपका वुमेन सेक्शन का होता है और जो रसल कप है वो आपका ओपन सेक्शन का होता है। यहाँ पे ये दोनों चेंज कर दिया था। इसीलिए एग्ज़ाम में मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पे आप थोड़ा होल्ड करना, फिर से पढ़ना और ये देखना कि क्या हो सकता है ऐसा कि यूपीएससी डेफिनेशन बदल दिया हो। जैसे यहाँ पे देखो पहला दूसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि मान लो वाइल दिया रहा है, दिस बट नॉट दिस दिया रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होते हैं। देखो यहाँ पे वाइल दिया है, यहाँ पे वाइल दिया है, यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो बदल दिया है। नेक्स्ट वन देखो, बाइंडिंग एग्रीमेंट। बहुत ही रेयर एग्रीमेंट होते हैं, बहुत ही कम एग्रीमेंट होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं। कोई भी रैंडम एग्रीमेंट दे के आपसे बोल दे कि ये बाइंडिंग है और इसको सब लोगों ने साइन किया है, तो आप उसको रॉन्ग ही मान के चलोगे। बहुत बड़े बड़े ऐसे एग्रीमेंट है जो अब तक बाइंडिंग नहीं हो पाए हैं। देखो 2023 में एक क्वेश्चन आया था। सेकंड क्या बोल रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन GCM आर बाइंडिंग इन UN मेंबर कंट्री। और पहला क्या बोल रहा है, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज़ ऑफ UN हैव अडॉप्टेड। ऑल द कंट्री, बहुत ही कम ऐसे रिजोल्यूशन होते हैं, बहुत ही कम ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो ऑल द UN कंट्री अडॉप्ट करती हैं। बहुत ही तगड़ा कंसेंसस चाहिए होता है सबको अडॉप्ट करने के लिए और बाइंडिंग करने के लिए। दैट इज़ वाई हर चलता फिरता एग्रीमेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन देखो, ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि जो काउंसिल होता है उसको नॉर्मली जो है वो मिनिस्टर चेयर करेंगे, और जो कमेटी होती है, जो बोर्ड होती है, उसको ब्यूरोक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, वो गवर्नर हैं। RBI गवर्नर जो है वो MPC के चेयरमैन है। बट वहीं आपसे ये पूछ ले कि GST काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर। इस बात को आप याद रखना। नेक्स्ट वन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हिंदी वर्जन आप पढ़ लेना। जहाँ भी फंसो, जहाँ भी आपको लगे कि स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा अजीब लग रहा है, तुरंत आप हिंदी पढ़ लेना। 2 से 3 सेकंड लगेगा, बट हो सकता है आपको राइट आंसर मिल जाए। 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कच्छ भूमि। मार्शलैंड का जो हिंदी वर्जन होता है उसका मतलब होता है कच्छ भूमि। इसको आप पढ़े होते तो आप आराम से आँख बंद करके रन ऑफ कच्छ लगा लेते। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 44 देखो, वक्त की ऋतु लाया था। अब ये ऐसा कीवर्ड है जो हिस्ट्री वालों को भी नहीं पता होता, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो भी इसको नहीं कर पाएंगे। बट यहीं पे आप इसका हिंदी में मतलब पढ़ो। देखो क्या मतलब है यहाँ पे, वक्त की ऋतु क्या है, किस प्रथा को स्पष्ट करता है। प्रथा, इसको पढ़ के आपको नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रैक्टिस वर्ड यूज़ किया है, और नॉर्मली प्रैक्टिस जो है उसको हम रिचुअल से कनेक्ट नहीं कर पाते। बट वहीं आप प्रथा को आराम से रिचुअल से कनेक्ट कर सकते हो, कि जो रिचुअल होता है वही प्रथा होती है। इसीलिए आप एक बार हिंदी ज़रूर पढ़ लेना, जहाँ भी फंसो एक बार हिंदी को देख लेना। इसके बाद देखो कुछ ऐसे अप्रोच जो PYQ पैटर्न से डिराइव किए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि मान लो आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया और तीनों फैक्चुअल है, तो बहुत कम चांस है कि तीनों सही होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना कि अगर मान लो 3 स्टेटमेंट है और तीनों फैक्चुअल है, तो बहुत ही कम चांस है कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखो, जब 4 स्टेटमेंट दिया होता है तब क्या होता है, चारों के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है और सिर्फ एक के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। मतलब ऑल 4 जो है वो लीस्ट है, बट ओनली 1 जो है वो लेस है। फॉर एग्जांपल इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें आपने 2 को हटा दिया, अब आपको चूज़ करना है ओनली 1 या फिर ओनली 2, देन आई वुड से कि आप ओनली 2 के साथ जाना। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो आपको पता भी होगा, नॉर्मली आप पढ़ते भी होगे, बट यहाँ पे 4 दिया है, ओनली 2 सही है। आपका ये सही है, ये सही है, ये दोनों जो है वो गलत हैं क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर होते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 देखो, यहाँ भी 4 दिया है और PYQ पढ़े होते तो आप ना पहला और तीसरा एलिमिनेट कर लेते, दूसरा चौथा बहुत कम चांस है कि आप पढ़े होगे। इसीलिए जब आप फंसो ना कि दूसरे चौथे में क्या कर सकते हैं, ओनली 1 या ओनली 2, गो विथ ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 51 में भी देखो, और ये क्वेश्चन ना एक एग्जांपल ये शो करने का कि एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें लगती हैं। जैसे आपका डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री गलत दिया होता है तो पहले में स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट गलत हो जाता, बाकी जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं नॉर्मली वो सही होते हैं। सेकंड थर्ड देखोगे तो बहुत माइल्ड हैं, कुछ एब्सर्डिटी नहीं है इसके अंदर, तो सेकंड थर्ड सही होता। फोर्थ देखो, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव दिया है बट यहाँ पे एक नंबर जोड़ दिया है 1 ईयर ऑफ एज। सेकंड बात कर रहा है नियोनेटल के बारे में, और नियोनेटल हम जानते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं जिनको 2-3 हफ्ता होता है पैदा हुए, उनको कहता है नियोनेटल, बट यहाँ पे 1 ईयर ऑफ एज की बात कर रहा है। तो ये और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये भी जाता ये भी जाता, आपका ये दोनों सही हो जाता। इस तरीके से भी आपका ये डिड्यूस हो जाता। यहाँ भी 4 स्टेटमेंट है ना, तो आंसर क्या है यहाँ पे, ओनली 2, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखो, जब भी 5 स्टेटमेंट रहता है तो बहुत जगह देखा गया है PYQ में कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 5 में से आपका 3 सही होता है, 2 गलत होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, यहाँ 5 स्टेटमेंट था तो यहाँ पे 3 सही था। उसी तरह ये 2023 में आया था, यहाँ 5 था, ये गलत होता, ये गलत होता, ये और ये सही होता। ये दोनों क्यों गलत है, इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो गवर्नेंस रिफॉर्म होता है, जो स्टेबल गवर्नमेंट होता है, इसको आप क्वांटिटिवली कैसे मेजर कर सकते हो। आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो गया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी हो गया, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट हो गया, इसको तो आप मेजर कर सकते हो, कौन सा स्टेट इसमें आगे है, कौन सा स्टेट इसमें कम है, उसके हिसाब से आप पैसा दे सकते हो, टैक्स डिवॉल्व कर सकते हो। बट गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, ये सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है, ओनली 3 सही है, 5 में से आपका 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट देखो, जब 7 स्टेटमेंट होता है तो 5 नॉर्मली सही होता है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि इवन गो विथ इवन, ऑड गो विथ ऑड। 7 जो है 5 सही है, यहाँ पर ऑड जो है ऑड के साथ जा रहा है, 5 में 3 सही है, ऑड के साथ जा रहा है, बट वहीं 4 जो है वहाँ पे 2 सही है, इवन के साथ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ UPSC के फेवरेट एरिया होते हैं और कुछ UPSC के थीम्स होते हैं। अगर मान लो कि उनमें से आपका ऑप्शन है और आपको बेट लेना है, तो जो UPSC के PYQs हैं उनमें से किसी को चूज़ करना। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक कह रहा है बुद्धिज़्म, दूसरा कह रहा है जैनिज़्म, तीसरा कह रहा है वैष्णिज़्म, चौथा कह रहा है शैवनिज़्म। तो यहाँ पे मान लो आपको चूज़ करना है, तब आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में से किसी एक पे जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, जब भी आपसे एंशिएंट और मिडिवल की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पूछे तो ऑप्शन पढ़ना, ऑप्शन में ये देखना कि जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो किसी इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है कि नहीं है, वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है कि नहीं है। ये देखो इसलिए सही हो जाता है ना, क्योंकि UPSC का फोकस ही इसी में होता है। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, आप मिडिवल पढ़ते हो, तो वहाँ पे क्या पढ़ते हो, उनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ोगे, उनके इकोनॉमिक्स अफेयर के बारे में पढ़ोगे, यही चीज़ तो आप पढ़ते हो। तो जो भी कीवर्ड होता है, जो भी टर्म्स होता है, नॉर्मली इससे ही रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये इसी साल क्वेश्चन आया था, कोरकई, पूमपुहर और मुचीरी क्या है, तो ये सारे पोर्ट्स हैं। इसके बाद जो एक लास्ट ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि नॉर्मली PYQ में ऐसा देखा गया है कि जब भी UPSC ये बोलता है कि एक कोई X है वो Y का कंटेम्प्रेरी है, कोई Y है वो Z का कंटेम्प्रेरी है, इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर है UPSC गलत मान लेता है। तो देखो ये आपके सारे QD प्रिंसिपल्स हो गए। UPSC का पेपर देखो रट्टाफिकेशन वाला नहीं होता है। रट्टाफिकेशन वाला पेपर देखो होता है ना, तो जिनका पहला अटैम्प्ट है, जिनका दूसरा अटैम्प्ट है, वो बहुत डिसएडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि जिनका 5वां अटैम्प्ट, जिनका 6वां अटैम्प्ट हो चुका है, उन्होंने लक्ष्मीकांत 50 बार पढ़ रखी है, उन्होंने स्पेक्ट्रम 50 बार पढ़ रखी है, सेम वही चीज़ पूछेगा, सेम वही चीज़ निकाल के देगा, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो पहले दूसरे अटैम्प्ट वाले हैं वो लॉस पे रहेंगे। और यही ब्यूटी है UPSC के पेपर की, कि पेपर को देने के बाद, पेपर में बैठने के बाद आपको ये पता चलता है कि जिनका पहला अटैम्प्ट हो या फिर जिनका 6वां अटैम्प्ट हो, एक पॉइंट के बाद सब बराबर हो जाते हैं। UPSC में जो क्वेश्चंस हैं, UPSC में जो ऑप्शंस है, स्टेटमेंट देता है, लंबा लंबा स्टेटमेंट रहेगा। जितना लंबा स्टेटमेंट रहता है, जितना ज़्यादा स्टेटमेंट रहता है,
उतना ही ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप एग्ज़ामिनर के दिमाग में झांक सको। एग्ज़ामिनर आपको कहाँ पे ट्रैप कर सकता है, कहाँ पे ट्रैप नहीं कर सकता, उतना ही ज़्यादा आपको क्लू मिलेगा। आप हंट सीरीज़ को पूरा रिवाइज़ कर लेना। उसका फ़ेज़ 1 मैंने कल डाल दिया था और ये फ़ेज़ 2 है। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अभी हमारे पास 2 दिन है और इन 2 दिन में भी हमको मेहनत करनी है। लास्ट पॉइंट तक लगे रहना है, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना है।